हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रही हूँ। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें 7 चैप्टर इंक्लूडेड है। कौन कौन से हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बॉडी फ्लूइड्स है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, देन लोकोमोशन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी वो चैप्टर 16 है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेन जो बच्चों आपको चाहिए वो चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर वो सीबीएसई का पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि कितने लिमिट तक उन्हें सीबीएसई का पढ़ना है और नीट के लिए उन्हें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर मैं आपको कहूँ तो आपको सीबीएसई थरो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 70 to 75% ऑफ क्वेश्चंस अगर हम कहें तो वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट होते हैं। अगर मैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि इसमें से आते हैं। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की बात करूँ से तो 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में से आएंगे। तो मेरा जो मकसद है, मैं ये चाहती थी कि आपको कुछ इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपका एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो, आप सीबीएसई के लिए रेडी हो, आपको मालूम हो कि सीबीएसई के लिए आपको किस लिमिट तक पढ़ना है एंड व्हाट एक्स्ट्रा यू नीड टू स्टडी इन नीट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। अब बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने पास में एनसीईआरटी खोल रखा है, जिसमें मैं आपको बताती रहूंगी। मैंने अंडरलाइन कर रखा है मार्कअप से, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी नीड टू डू फ्रॉम हियर। और इसमें कभी कभी बीच में मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, दो वी वुड बी डिस्कसिंग द नीट क्वेश्चंस आफ्टर द चैप्टर इज ओवर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। इफ आई से डाइजेशन, तो डाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। और ये दो तरह से होता है। कौन सी दो तरह हैं? वन इज द मैकेनिकल वे एंड वन इज द बायोकेमिकल मेथड। तो यहाँ मैंने मार्क भी कर दिया है डाइजेशन की डेफिनेशन एंड मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं माउथ से। तो माउथ इज द ओरल कैविटी। माउथ के अंदर क्या है? माउथ है हमारा, लिप्स जो है वो एक स्लिट को कवर कर रहे हैं, दैट इज द माउथ, एंड इट लीड्स इनटू अ ओरल कैविटी और द बक्कल कैविटी। अब इस ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है? टंग प्रेजेंट है। अगर मैं टंग की बात करूं तो टंग किस में हेल्प करती है? टेस्ट में हेल्प करती है, बोलने में हेल्प करती है, इट हेल्प अस टू स्पीक, मिक्स द फूड विद द सलाइवा, और क्या बन जाता है? बोलस बन जाता है। टंग के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं एंड दीज आर नोन एज द पेपिला, एंड दीज पेपिले हैव द टेस्ट बड्स। और टंग जो है इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, के फ्लोर से अटैच रहती है बाय फ्रेन्यूलम। इसके अलावा ओरल कैविटी में हम बात करते हैं टीथ की। टीथ में हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं। वन इज द थीकोडोंट। थीकोडोंट पे क्वेश्चन आ रखा है नीट में। इट इज अ टाइप ऑफ अटैचमेंट। इसमें क्या है? टीथ जो है इट इज एम्बेडेड। इसका मतलब क्या है? टीथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पे दे रखी है दैट इज डाइफायोडोंट। इट मीन्स टू सेट्स ऑफ टीथ अपीयर इन द लाइफ। वन इज द मिल्क टीथ और deciduous teeth and another is the permanent teeth. It is these milk teeth are replaced by permanent teeth. थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो दे रखा है another term that is heterodont and dental formula is given. I'll be talking about this. Frenulum, as I told you कि oral cavity से एक जो टंग है वो अटैच रहती है बाय फ्रेन्यूलम, और टंग के ऊपर पैपिला होते हैं
ठीक है, तो जो थर्ड टर्म हमारी रह गई है, हीटरोडोंट पे भी क्वेश्चन आ रखा है. हीटरोडोंट मीन्स different types of teeth. We have different types of teeth present in our mouth. What are these different types? They are incisors, canines, premolars and molars. अब अगर ये तो मैंने आपको बताया according to CBSE, ठीक है. अब अगर मैं जहां भी मैं आपको नीट का बताऊंगी, आई विल जस्ट पुट अ स्टार देयर. तो अगर मेरे को बोर्ड के लिए पढ़ना है तो मुझे इतना पढ़ना बहुत है टंग और टीथ को लेके. लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा आई हैव टू कवर, तो टंग में हम पढ़ेंगे द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज फ्री, बट द पोस्टीरियर पार्ट इट इज अटैच्ड टू द और कनेक्टेड टू हायोइड बोन. अगर हम टंग का डायग्राम बनाएं तो इट इज समथिंग लाइक दिस. द dorsal surface of the tongue is divided into two unequal parts by a V-shaped structure. It is sulcus terminalis. This is the V-shaped structure that divides the tongue into two parts. The 1/3 part of the tongue is known as the pharyngeal, and the rest 2/3 is known as the oral part. Now we'll talk about the muscles of tongue. Two types, extrinsic muscle होती है और intrinsic muscle. एक्सट्रिंसिक मसल्स जो हैं वो आउटर सरफेस पे मिलती हैं, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ टंग पे प्रेजेंट है, तो ये आउटर और सुपरफिशियल है. और इंट्रिंसिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डीप, दे आर प्रेजेंट डीप. ये हमें हेल्प करती हैं आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग में. और अगर हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं तो ये हेल्प करती हैं टू चेंज द शेप ऑफ द टंग. अब हमने बात की थी कि जो टंग होती है उसके ऊपर पैपिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल पैपिला होते हैं. ये सल्कस टर्मिनालिस है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पोर्शन. अब अगर हम बात करें तो कौन से 3 पैपिला हैं. सबसे पहले जो होता है वो है फंगीफॉर्म, जो कि एंटायर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, and it is most on the anterior part, pink in color. फिर दूसरे पे आते हैं जो है फिलीफॉर्म. फिलीफॉर्म पैपिले कोनिकल होते हैं. They are also called as the conical papillae. These are maximum. कौन से सबसे ज्यादा मिल रहे हैं? फिलीफॉर्म मिल रहे हैं. But they do not have the taste bud. They are devoid of taste bud. तीसरी जो टाइप है it is circumvallate papillae. ये लार्जेस्ट होते हैं लेकिन लीस्ट होते हैं. दे आर अराउंड 8 to 12. ये फंगीफॉर्म है. देन देयर आर सर्टेन कोनिकल वंस व्हिच आर फिलीफॉर्म एंड मैक्सिमम. दीज आर मैक्सिमम. एंड देन इज द फोलिएट. फोलिएट जो है दे आर फाउंड इन मिड लेटरल सरफेस ऑफ द टंग एंड दे आर वेस्टिजियल. ये जो होते हैं ये ह्यूमन में वेस्टिजियल है. कौन से हैं ये फोलिएट है. तो हमने 3 तरह के यहाँ मेंशन किए और जो वेस्टिजियल है वो मैंने यहाँ लिखा है फोलिएट. फोलिएट कहाँ मिलता है? मिड लेटरल सरफेस पे मिलता है. और मेन वर्क जो है टंग का वो ऑलरेडी हम CBSE वाले में पढ़ चुके हैं कि टेस्ट में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है, ठीक है. अब अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो हम सबसे पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं. यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स मेंशन्ड है. ये जब भी आप डायग्राम देखते हैं आप ध्यान से देखें. यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दे रखे हैं. इसमें एक सिग्मोइड कोलन है जो अभी ऐड हो गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे. और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं. आगे चलते हैं. तो हमने टंग में पढ़ा कि एक्स्ट्रा हमें क्या पढ़ना है टंग में, ठीक है. इसके अलावा अगर हम माउथ की बात कर रहे हैं तो माउथ में हम बात करते हैं पैलेट की. तो अभी पैलेट के बारे में मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ में. जैसा मैंने बोला था कि अपर लिप होता है और लोअर लिप होता है, बीच में हमारे स्लिट होता है, ओपनिंग होती है. तो लोअर लिप जो है इसके साथ एक मसल एसोसिएटेड रहती है लोअर लिप के साथ, उसे बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस.
a special muscle that is associated with the lower lip. और एक gland present होती है serosa gland which is present on the inner part of the lip. अब जब मैं माउथ की हमने बात कर ली, अब माउथ से हमने कहा था कि बकल कैविटी में जाता है, तो जो बकल कैविटी है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं. वन इज द बकल वेस्टिब्यूल एंड द मेन ओरल कैविटी. बकल वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्पेस गम और चीक के बीच में जो स्पेस है, तो स्पेस बिटवीन गम एंड चीक. और अगर मैं बात कर रही हूँ ओरल कैविटी की, तो इट इज द मेन ओरल कैविटी, मेन सेंटर पोर्शन ऑफ द कैविटी, एंड इट इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. अब जैसा मैंने कहा था कि माउथ की जब हम बात करते हैं तो हम पैलेट की भी बात करते हैं. तो पैलेट जो है इसको हम, इट इज द अपर पोर्शन ऑफ द बकल कैविटी, इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, द एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट. This is the roof of the buccal cavity, anterior and posterior. Anterior जो है that is the hard portion and posterior is the soft portion. And outgrowth of the posterior part, पीछे की तरफ जो हमारी oral cavity है या buccal cavity है, उसका जो roof है, उसके पीछे की तरफ जो soft part है, उसकी एक outgrowth होती है which is known as vulva or velum palatii. It is made up of, anterior portion is made up of maxilla and palatine hole. और इस anterior portion का जो ventral part है, ventral surface है, it has certain ridges, कुछ उभार हैं जिनको क्या बोल रहे हैं? palatine rugae. ये रुगे एक्चुअली प्रिवेंट करते हैं द फूड टू स्लिप आउट. ठीक है. और ये कार्निवोर्स की अगर हम बात करें तो उनमें वेल डेवलप्ड, कार्निवोर्स हैव वेल डेवलप्ड रुगे. तो बच्चा ये सब एक्स्ट्रा था जो हमने बकल कैविटी और टंग के बारे में पढ़ा. ठीक है. अब हम बात करते हैं टीथ की. टीथ में ऑलरेडी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं. हमने हीटरोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट ये सब पढ़ लिया है. ठीक है. अब एक्स्ट्रा आप इसमें क्या पढ़ोगे? टीथ they are ectodermal in origin. Teeth का hardest portion क्या होता है? Hardest part is the enamel. Enamel is ectodermal, derived from ectoderm. It has maximum amount of inorganic salts, जैसे कि phosphate हो गया, carbonate of calcium, जो उसे hard बना रहे हैं. ठीक है. Remaining part of teeth जो है वो mesoderm से arise करता है. अगर हम टीथ के पार्ट्स की बात करते हैं तो हम उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज द क्राउन विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एनामल एंड डेंटाइन. देन इज द नेक पोर्शन एंड द रूट. जो डेंटाइन है वो एक कैविटी को सराउंड करती है विच इज नोन एज द पल्प कैविटी. और इस कैविटी में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है. और अगर हम बेस ऑफ पल्प कैविटी देखते हैं तो एक अपर्चर प्रेजेंट होता है. At the base of the pulp cavity there is an aperture. Aperture means a small hole is present. और इस aperture को बोलते हैं apical foramen. Types of teeth हम already discuss कर चुके हैं. Incisor, canine, premolars and molars. ठीक है. और इसका एक dental formula भी यहाँ पे दे रखा है आपकी NCERT में. dental formula क्या होता है? 2123 2123. That is incisor, canine, premolar and molar. इसको into 2 कर देंगे तो पूरे जॉ का हमें नंबर ऑफ टीथ मिल जाते हैं. इंसीजर्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वो किस में हेल्प करते हैं? कटिंग में हेल्प करते हैं, ग्नॉइंग में हेल्प करते हैं. अगर हम टस्क ऑफ एलिफेंट की बात करें, ये याद रखिए क्वेश्चन आता है, टस्क ऑफ एलिफेंट, तो वो क्या होते हैं? इंसीजर्स. कैनाइन्स का भी हम पढ़ चुके हैं कि शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, हेल्प करते हैं टू टीयर, ये सब हमें पता है. अब क्वेश्चन जो मेनली यहाँ पे हमें क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि हर्बीवोर्स जो होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ रैबिट की, तो दे डू नॉट हैव कैनाइन्स. और जो कैनाइन की, द स्पेस ऑफ द कैनाइन इन द गम इज एम्प्टी, और इस एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं?
आप लिखेंगे कैनाइन एब्सेंट है और इंस्टेड एम्प्टी स्पेस है, और ये एम्प्टी स्पेस क्या है? इट इज कॉल्ड एज डायस्टेमा। बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नीट। ठीक है, प्री मोलर्स मोलर्स जो हैं वो क्रशिंग वगैरह में हेल्प करते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और हम यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं हिप्पोकैम्पस की, बर्ड्स की, तो इनमें टीथ होते ही नहीं है, टीथ आर एब्सेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें नोट करके और हमें याद कर लेनी है, जो क्वेश्चन में ज्यादातर पूछी जाती हैं। एक और चीज हम इसमें ध्यान रखेंगे, हमने डेंटल फॉर्मूला की बात की, तो एनसीईआरटी या सीबीएसई के हिसाब से तो बस हमने ये याद कर लिया, लेकिन अगर हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड नो दैट फॉर अ चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए हम क्या लिखते हैं? 2 1 0 2, दैट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे इट इज 5 5 2 2 4 प्लस 1 5। ये हाफ जॉ की बात कर रहे हैं हम, हाफ लोअर जॉ एंड हाफ अपर जॉ, इंटू 2 करेंगे तो इट इज 10 एंड 10 विच इज इक्वल टू 20। एडल्ट ह्यूमन बीइंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और अगर हम एक एडोलसेंट की बात करते हैं, 17 to 18 ईयर्स वाले बच्चे की बात करते हैं, तो इट इज 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2। तो ये टोटल कितने हुए? 2 2 4 5 6 7 इंटू 2 करा, दैट इज 14 14, तो कितने हो गए? 28। क्लियर है आपको? तो चाइल्ड और इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि व्हाट यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई या बोर्ड के लिए, और अगर हम बात कर रहे हैं नीट की तो हमें क्या पढ़ना है। एक बार हम वापस से अपना फ्लो चार्ट सीबीएसई वाला देखते हैं। मैंने माउथ में आपको 2 चीज बताई थी, टंग, टीथ। इसके अलावा जो तीसरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे वो हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और कौन सी ग्लैंड होती है माउथ में प्रेजेंट? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आप सलाइवरी ग्लैंड्स की भी बात कर लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी हैं? दिस इज सीबीएसई नाउ। पैरोटिड है, चीक के पास प्रेजेंट है, सब मैक्सिलरी है, लोअर जॉ, और तीसरी जो होती है वो होती है सबलिंगुअल, इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग। और ये सारी जो ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? सलाइवरी जूस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे Na+, K+, Cl, HCl, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। इसके अलावा थियोसाइनेट प्रेजेंट है, इसके अलावा लाइसोएंजाइम प्रेजेंट है विच इज एंटीबैक्टीरियल, और सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट है, सलाइवरी एमाइलेज। तो ये तो हो गया जो हमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, अब बच्चों अगर नीट के हिसाब से आप सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ पैरोटिड ग्लैंड की, तो इसमें आप ध्यान रखिए कि ये लार्जेस्ट होती है, और इसकी जो डक्ट होती है, इसकी जो ट्यूब होती है, उस डक्ट को बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट या पैरोटिड डक्ट। ठीक है, और वो ओपन कहाँ होती है? इन द वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जॉ। सेकंड जो मैंने आपको मैंने बताई सब मैक्सिलरी, या हम इसे सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, एक ही बात है। अपर एंड लोअर जॉ के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होती है, और इसकी जो डक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? वार्टन्स डक्ट, और इसकी जो डक्ट है ये लार्जेस्ट डक्ट। तो ये ध्यान रखिए, इसकी डक्ट लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर बात कर रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड की, तो वो पैरोटिड ग्लैंड है, और मैक्सिमम सलाइवा भी यही सिक्रीट कर रही है, क्योंकि इनमें डक्ट्स हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड कैसी डक्ट्स हैं? एक्सोक्राइन डक्ट्स हैं। सबलिंगुअल, तीसरी जो है वो सबलिंगुअल है, ये स्मॉलेस्ट होती है, इससे बहुत सारी डक्ट्स अराइज होती हैं, मेनी डक्ट्स अराइज, दीज डक्ट्स आर नोन एज द डक्ट्स ऑफ रिविनस, या हम इसे बार्थोलिन डक्ट्स भी बोलते हैं। इट इज वन एंड द सेम थिंग। कंपोजिशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। एक चीज नोट करके ध्यान रख लीजिए जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है,
सलाइवेशन जो है वो स्टिमुलेट होता है बाय क्रेनियल नर्व 7th and 9th। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। इसके अलावा एक चीज होती है वॉल्डियर्स रिंग। अब ये क्या है? जब हम बकल कैविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो लिम्फेटिक टिश्यू है फेरिंग्स का, इट इज अरेंज इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो लिम्फेटिक टिश्यू जो भी है वो ऑफ फेरिंग्स, इट इज अरेंज इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोलते हैं वेल्डियर्स रिंग। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें आते हैं नेजो फेरिंजियल टॉन्सिल, देन ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेंटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। अगर ये फेरिंग्स का हम इंटरनली देख रहे हैं, ठीक है, तो पीछे पीछे हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे जो फेरिंजियल टॉन्सिल हैं, इस तरह से होते हैं। दीज आर द ट्यूबुलर। देन पैलेंटाइन, साइड्स में पैलेंटाइन टॉन्सिल्स होते हैं और पीछे की तरफ यहाँ ये लिंगुअल टॉन्सिल, ये पोस्टीरियर में प्रेजेंट है, ठीक है। और नेजोफेरेंजियल स्वेलिंग्स जो हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द नॉर्मल ब्रीदिंग कॉज करती हैं। तो बच्चों हमने बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ लिया, हमने टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि सीबीएसई या बोर्ड के लिए हमें क्या पढ़ना है और नीट के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो अब वापस से हम ओरल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। ओरल कैविटी से इट वुड लीड इनटू द, ओरल कैविटी किस में लीड करेगी? वुड लीड टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस एक पाइपलाइन या ट्यूब है जो कनेक्ट करती है स्टमक से। यहाँ पे आप एक चीज और पढ़ना, the esophagus and the trachea or the windpipe open into a common thing that is known as the pharynx, और एक कार्टिलेजिनस फ्लैप या एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है जिससे फूड ग्लॉटिस में या विंड पाइप में एंटर ना हो ड्यूरिंग स्वॉलिंग, ठीक है। अब स्टमक पे आ जाते हैं। स्टमक जैसे कि यहाँ लिख रखा है, इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें स्टमक के बारे में क्या पढ़ना है? जे शेप होता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं? म्यूकस सेल्स होते हैं, देन चीफ सेल्स होते हैं एंड पेराइटल सेल्स होते हैं। एंड व्हाट डू दे सिक्रीट? म्यूकस सेल्स म्यूकस सिक्रीट करेंगे जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करेगा। चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल्स, वो क्या सिक्रीट करेंगे? पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगे। और ये जो पेप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, इट बिकम्स एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ, इनएक्टिव फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ HCl इट वुड बिकम एक्टिव। पेराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स भी बोलते हैं, ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं? HCl। और इसके अलावा एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट करते हैं, एंड दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर मैं स्टमक की बात करती हूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है। बुक में देख लेते हैं, ये डायग्राम दे रखा है बुक में, ठीक है। 3 पार्ट्स में हम स्टमक को डिवाइड कर रहे हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, और अब एक पार्ट मिडिल पोर्शन या बॉडी मेन पार्ट भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इट इज फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक और सेंट्रल पोर्शन जो है दैट इज द बॉडी। तो हम स्टमक कर रहे थे, हमने कहा जे शेप है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। देन फ्रॉम ईसोफेगस, जब स्टमक में ओपन होता है तो वो जो ओपनिंग होती है इट इज गार्डेड बाय गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये वाला जो स्फिंक्टर, यहाँ जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर।
या हम उसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, और यहाँ जो होगा दैट इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है? रिंग लाइक मसल होती है जो क्लोज एंड ओपन हो जाती है, एंड इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ फूड जो एंटर हो रहा है और जो एग्जिट हो रहा है। देन ये हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि इलियम है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, इट इज 6.5 मीटर, इट इज स्मॉल इन डायमीटर इसका स्मॉल है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले यू शेप डियोडिनम लिखा रहता था, अगर आप ध्यान दोगे तो अब सी शेप, न्यू जो एनसीईआरटी है उसमें सी शेप है, तो इट इज सी शेप डियोडिनम। Then there is a long middle portion which is jejunum, and the coiled portion is the ileum. तो duodenum, jejunum and ileum, ठीक है। अब ileum जो है it is opening into the large intestine, और duodenum में hepatopancreatic duct भी ओपन होती है। हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट हम पढ़ेंगे जब हम लीवर पढ़ेंगे। हिपैटोपेनक्रेटिक वो डक्ट है जो यहाँ पे बाइल और पेनक्रेटिक जूस लेके आ रही है। देन कमिंग टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसको डिवाइड किया गया है कोलोन में, रेक्टम में एंड सीकम। कोलन जो है अभी तक हम 3 पार्ट पढ़ते थे, द असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। लेकिन जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, इसमें एक स्मॉल पोर्शन सिग्मोइड कोलन भी ऐड किया गया है। सिग्मोइड कोलन जो है इट इज बिटवीन द डिसेंडिंग एंड द रेक्टम पोर्शन, ये मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीकम से। तो सीकम जो है वो पाउच लाइक होता है, अबाउट 6 सेंटीमीटर। देन रेक्टम इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ, अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, this is the ascending colon, this is the transfer colon, then this is the descending colon, and descending colon जो है वो ओपन होगा रेक्टम में, और डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम के बीच में होता है सिग्मोइड कोलन। ये जो सिग्मोइड कोलन होता है, it has derived its name from the Greek word sigma, means curved, और जो रेक्टम का काम है वही इसका भी काम है, टू स्टोर फीकल मैटर। तो असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड द सिग्मोइड कोलन, these are the part of the colon. Rectum is after the descending colon and it stores the waste material, and then is the another portion is the cecum, which is marked here. तो ये हमने लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पढ़ लिए। So student, we have finished with the alimentary canal, all parts of the alimentary canal. Now I'll just give you some points that you need to keep in mind if you are studying for NEET. So we have already done the NCERT and the NEET for the mouth. Now I'll start with the esophagus. Esophagus हमने बोर्ड के हिसाब से पढ़ लिया है, बुक में भी मार्क कर लिया है। तो ईसोफेगस में जो एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है कि जहाँ पे ईसोफेगस जो होता है एक सिंपल ट्यूब होता है, और जहाँ पे वो पियर्स करता है डायफ्राम, और फाइनली ओपन करता है टू द स्टमक। उस पॉइंट को कहा जाता है, इट इज नोन एज द पियर्सिंग ऑफ द डायफ्राम, दैट पॉइंट पर्टिकुलर साइट इज नोन एज हाइटस। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है, esophagus is made up of both type of muscles, that is the voluntary and the involuntary. तो अगर हम बात कर रहे हैं अपर पोर्शन की ऑफ esophagus, तो 1/3 पोर्शन जो है वो voluntary muscles का बना होता है। Then 1/3 is made up of voluntary and involuntary muscles, and the rest 1/3 is made up of involuntary muscles. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, स्टमक पे। स्टमक में हमने
सेल्स जो पढ़े हमने, चीफ सेल्स पढ़े, ऑक्जेंटिक सेल्स पढ़े, म्यूकस सेल्स पढ़े. वी नीड टू लर्न वन मोर टाइप ऑफ सेल्स जिनको बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, या इनका एक और नाम है अर्जेंटाफिन सेल्स. ये बेसल पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं and they are differentiated into three types of cells: the D cells, ECL cells and G cells. D cells जो हैं वो सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन, ECL सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, एंड G सेल सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन. Another point we need to keep in mind is जब फूड यहाँ पे आ गया है, ठीक है, अच्छे से गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल गया है, एंड वी कॉल इट एज काइम, और यहाँ पे HCl सिक्रीट होता है स्टमक में, तो pH जो होता है वो कितना हो जाता है? pH is around 1.8, which is optimal for pepsin to act. तो ये हमने बात कर ली ईसोफेगस की, स्टमक की, जिसमें हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है. अब हम आ जाते हैं इंटेस्टाइन पे. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डिवाइड किया था कि इट इज डिवाइडेड इनटू ड्यूोडेनम, देन इज द जुजिनम, देन इज द इलियम. 3 पोर्शन में डिवाइड किया था. इनकी लेंथ आप याद करें, इट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर. जुजिनम है 1 मीटर, इलियम है 2 मीटर. ड्यूोडेनम की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूोडेनम इज शॉर्टेस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन. और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें कुछ एडेप्टेशंस होती हैं. व्हाट आर दीज एडेप्टेशंस? एक तो हमें मालूम है कि विलाय होते हैं, एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड, दे हैव माइक्रोविलाय, ठीक है. 2 तो यही चीज हो गई. इसके अलावा फोल्ड्स होते हैं इन म्यूकोसा, जो कि इनर लाइनिंग होती है. अभी हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें हम मेंशन करेंगे. तो फोल्ड्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं लीके सर्क्युलरिस और वॉल्स ऑफ क्रैकरिंग. तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का. अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की. तो वो पॉइंट्स जो हमें लार्ज इंटेस्टाइन में ध्यान में रखने हैं वो क्या हैं? पहली चीज हमें नोट डाउन करनी है कि सीकम जो हमने पोर्शन पढ़ा था, इट इज वेल डेवलप्ड इन रैबिट and not well developed in human. It is not well developed in human. दूसरी चीज हमें याद करनी है, रेक्टम एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है which is known as the anal canal. थर्ड इज द पाइल्स. आपने सुना होगा पाइल्स. पाइल्स जो हैं they are also known as the hemorrhoids, जो कि एनलार्जमेंट होता है रेक्टल वेन का. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स एक्स्ट्रा जो हमें पढ़नी है. अब नेक्स्ट पहले हम करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. तो ये डायग्राम दे रखा है गिविंग द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द गट, ठीक है. तो हिस्टोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसे 4 में डिवाइड करते हैं. द आउटर लेयर दैट इज द सेरोसा, then is the muscularis, उसके बाद है submucosa, and the inner lining is the mucosa. serosa जो है, this is the serosa, it is the outermost. किसकी बनी हुई है? It is thin mesothelium, which is the squamous epithelium and the connective tissue. जब
मस्क्यूलरिस की हम बात कर रहे हैं, तो मस्क्यूलरिस इट इज हैविंग द सर्कुलर एंड द लॉन्जिट्यूडनल मसल्स. लॉन्जिट्यूडनल आउटर है, सर्कुलर इनर है. सो दे हैव इनर मसल्स, दे हैव आउटर मसल्स. इनर कौन सी है? सर्कुलर है. आउटर कौन सी है? लॉन्जिट्यूडनल है. अब इसके अलावा ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? स्टमक में प्रेजेंट होती हैं. तो ये नोट कर लो अच्छे से क्वेश्चन. और ये जो मसल्स हैं, ये सारी मसल्स कैसी मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं. सब म्यूकोसा जो है इट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. सो इट कंटेन्स द नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स. सबसे इनर लेयर पे आ जाते हैं, म्यूकोसा पे. म्यूकोसा इनर मोस्ट लाइनिंग फॉर्म कर रहा है. दिस इज द म्यूकोसा व्हिच इज फॉर्मिंग द इनर मोस्ट लाइनिंग, एंड एज यू कैन सी देयर आर सर्टेन फोल्ड्स प्रेजेंट हियर. ठीक है, तो अब हम इनर मोस्ट की बात करते हैं. इनर मोस्ट जो है म्यूकोसा होती है, इट हैज द गॉबलेट सेल्स जो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं. और म्यूकस किस में हेल्प करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है. अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक में ये म्यूकोसा फोल्ड्स बना लेती है which are known as the rugae. और अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वहां पे ये विलाई बनाती है which further produce the microvilli. और ये क्या हेल्प कर रहे हैं? they are helping to increase the surface area. And villi also have a network of capillaries, large lymph vessels which are known as the lacteals. अगर हम villi का स्ट्रक्चर देखें, तो we can see a lactale or a lymph vessel going inside it. So it has the lactale, it has large number of capillaries present, network of capillaries is present. और अगर हम देखें villi को, तो it has certain tubular structure in between the villi are present. और ये जो tubular structure है इसको बोलते हैं crypts. So small intestine में crypts of Lubberkund present होते हैं. ये आप यहाँ पे देख सकते हो, crypts of Lubberkund. अगर हम डियोडिनम की बात करते हैं, तो डियोडिनम में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं which are known as Brunner's gland. तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुंड की सबसे पहले बात कर लेते हैं. दे आर, जैसे मैंने बताया, दे आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन बिटवीन द विलाई. तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वेयर दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द विलाई. और ये क्या करते हैं? दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस. इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं which are present in the duodenum, found only in the submucosa of the duodenum. जो हमने लेयर्स पढ़ी हैं उसमें सब म्यूकोसा जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं. ब्रूनर ग्लैंड, अगेन इट secretes the enzyme and the mucosa and mucus, sorry. तो ये हमने बात की रिलेटेड टू द एनसीईआरटी. अब अगर आप नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें पढ़ेंगे. तो एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे कि म्यूकोसा जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. तो म्यूकोसा जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. कौन सी लेयर्स हैं? आउटर लेयर which is known as the mucosa muscularis. किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की बनी हुई है नेचुरली. Then is the middle layer which is known as the lamina propria. It has the lymphatic tissue, MALT. MALT is mucosa associated lymphoid tissue. So these malt is present here and giving it immunity, and it is made up of areolar connective tissue. Innermost जो है is in contact with the food,
and it is made up of epithelial mucosa. So this is something extra. ठीक है, अब इसके अलावा हमने अभी बात की क्रिप्स ऑफ लिबर्कुइन की, तो वो जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम, वो लाइसोएंजाइम होता है, एंड ऑल्सो दे सिक्रीट डेफेंसिन, हैंस इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे एक बात और नोट डाउन कर लें हम, क्रिप्स ऑफ लिबर्कुइन क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं, डिफेंसिन एंड लाइसोएंजाइम, और ये क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. एक हम चीज पढ़ते हैं पियर्स पैचेस. अब ये क्या होते हैं, दे आर द लिम्फ नोड्स विच आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ इलियम, और इनको हम इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी बोलते हैं. सो वी आर डन विद द एलिमेंट्री कैनाल. पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ लिया है, ठीक है. एंड रेस्ट बोर्ड में क्या पढ़ना है और नीट में क्या पढ़ना है आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट लेसन में मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करूंगी. वी हैव ऑलरेडी रन द सलाइवरी ग्लैंड्स, लेकिन लिवर और पैनक्रेटिक ग्लैंड अभी बचा है, तो वील बी टॉकिंग अबाउट दोज इन द नेक्स्ट लेसन. तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर चीज आप वापस पढ़ना चाहते हैं या कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वो टॉपिक पहले आपको पढ़ा दूंगी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.